आजकल देश में ना बड़ा बवाल मचा हुआ है। इंटॉलरेंस की बात होती है, बात जब इंटॉलरेंस की होती है तो इंटॉलरेंस को काउंटर करने के लिए क्या हो सकता है? हाथ से। हम तो ऐसे भी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के चैनल हैं, और हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा की हर बात में एक हास्य है। तो हरियाणा के एक सपूत हैं जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कलाकार हाजिर हैं में दीपक सैनी जी। नाम और परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक परंपरा है तो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सोनू शर्मा भी हैं, और मैं और सोनू दोनों मिलकर इस शो को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी चुटीली भी बात करेंगे। और क्योंकि अभी ऑफ रिकॉर्ड दीपक जी बता रहे थे कि हम कलाकार हैं तो हमसे कोई गंभीर सवाल नहीं पूछता, तो थोड़ा गंभीर सवाल भी पूछ लेंगे। तो भाई सबसे पहले तो शुरू करते हैं ना, एकदम कहते हैं ना आयरन रॉड वाला मसला, वही से शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर के हम हैं, हमारा चैनल भी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का, आप मूल रूप से हरियाणा के हैं, तो शुरू वहीं से करते हैं। दिल्ली और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपका बीजेपी से थोड़ा लगाव भी है, जिससे कोई लोग बोलते हैं कि भाई बीजेपी से इनका लगाव भी बहुत है। तो क्या सरकारें ठीक कर रही हैं, या जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कह रही है कि भाई ये तो 11 महीने हो गए टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ? देखिए, आपने बोला कि दिल्ली और हरियाणा में हमारी सरकार है, तो मैं कहूँगा मेरी सरकार है। हाँ। नायब जी मेरे भाई हैं और रेखा गुप्ता जी की मैं विधानसभा में रहता हूँ। तो दोनों मुख्यमंत्री, एक मेरी बहन है, एक मेरा भाई है। हाँ। तो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में मैं बचपन से, मैंने तो पहली बार भाजपा की सरकार देखी है। जब थी साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार तब तो हम बहुत छोटे थे। तो इत्तेफाक से वो भी शालीमार बाग से ही थे जहाँ मैं रहता हूँ। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है, तो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, इसमें एक और नोट आता है ना, मैं जब आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो आपका एक लाइन था, जब आप दो कोविड पीरियड के बाद आप, हालांकि स्टेज से और हास्य से आपका पुराना नाता रहा है, लेकिन आप चर्चा में आए हैं कोविड के बाद, जब लोगों को हास्य की जरूरत थी, और उसके बाद लोगों ने जाना कि भाई दीपक सैनी नाम का एक युवा है जो लोगों को गुदगुदाता है, हंसाता है। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, आपका मैंने कहीं पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था कि मैं अश्लीलता और फुहड़ता के खिलाफ कॉमेडी करूंगा, और मेरी कॉमेडी को कोई भी परिवार के साथ बैठ के देख सकता है। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। कई बड़े लोग हैं जिनकी कॉमेडी को लेकर बोलते हैं भाई बड़े, मतलब क्या कॉमेडी द्व्यर्थी बातों से हो सकती है, डबल मीनिंग से हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने साबित किया है, और भी बहुत बड़े बड़े हास्य कवि हैं जिन्होंने साबित किया है लगातार कि साफ सुथरी कॉमेडी हो सकती है, और सदियों से साफ सुथरी कॉमेडी होती आई है। उमर शरीफ ने भी की, जॉनी लीवर ने भी की, राजू श्रीवास्तव ने भी की, सुनील पाल, कपिल, सब ने की। तो साफ सुथरी कॉमेडी। लेकिन अब ये जो इंस्टाग्राम वाली जो जनरेशन आई है, इनको लगता है कि बिना गाली के हंसा नहीं। असल में उनके पास कंटेंट नहीं है, और कंटेंट नहीं है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। तो दीपक भाई, आपने अब दिल्ली एनसीआर में हम देखते रहे, मतलब कई बार भी आपने मौका मिला, आपने परफॉर्मेंस दिखा? हाँ, देश के बाहर में 12 कंट्रीज में गए। अच्छा जी। जैसा आपने बताया कि कोरोना के बाद हम मंच पे तो बचपन से ही कर रहे हैं ना, तो मंच पे तो मैं एक देश, पूरा देश एक चक्कर लग जाता है एक साल में। देश के बाहर भी करते हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना के दौरान ये सब सोशल मीडिया पे लोगों का ध्यान ज्यादा गया, तो हम वायरल भी ज्यादा हुए उसके बाद। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी कहते रहते दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ। तो मैं चाहूँ कि एक बार आप इस तरह बताओ ना कि रेखा के काम पे अच्छा है, तो रेखा जी के साथ आपकी नजदीकियां कैसे छिपी नहीं है, लेकिन एक बार हम चाहें कि अरविंद केजरीवाल की भाषा में आप लोगों ने बताओ कि भाई किस तरह काम हुआ। केजरीवाल जी कल मेरे सपने में आए थे, मेरे सपने में रोज आते हैं, तो वो कह रहे थे आज मैं आपके सामने पश्चाताप करना चाहता हूँ। पश्चाताप? मैंने कहा जी क्या पश्चाताप करोगे? ये लोग कहते हैं इन लोगों ने खा गया, दारू में खा गया दिल्ली को, दारू बेच दी, सारी दिल्ली बेच दी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिए। आज मैं जी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, अगर मैंने कोई घोटाला कर दिया, अगर करप्शन कर दिया, तो सरेआम फांसी दे देना मनीष को। ये लोग तो खत्म कर देंगे, ये रेखा गुप्ता सारी दिल्ली में विकास कर देगी, हमारे को खत्म कर देगी। कूड़े का पहाड़ खत्म कर दिया, आधा खत्म कर दिया। मैंने उसको अपने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तरह पाल पोस के बड़ा किया था, सारा खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। शर्मा जी ये सब कुछ खत्म कर देंगे, ये लोग गलियां बनवा देंगे, नालियां बनवा देंगे। मैं तो क्या करूंगा फिर? मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। पंजाब चले जाओगे आप? तो पंजाब भी अगर चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो ये बड़ा अच्छा है। जैसे आप कई नेताओं की मिमिक्री करते हैं, देखिए हालांकि सवाल तो पूछना नहीं चाहिए कि आपका पसंदीदा क्या है, क्यों आप जो भी करते हैं आप करते हैं, दिल से करते हैं, और सब आपके लिए प्रिय होते हैं। लेकिन राजनेताओं में सबसे आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन है? एक जो होता है ना कि आपको देख के लगता है कि इस भाई साहब का करना चाहिए, और एक होता है कि यार इनका तो मैं कर लेता हूँ।
तो आपको वो कैरेक्टर कौन है जो अट्रैक्ट करता है? मिमिक्री की दृष्टि से। मिमिक्री की दृष्टि से लेकिन मिमिक्री की दृष्टि से तो मैं जो भी करता हूँ मुझे लगता है ये पहले वाले से अच्छा था। ऑडियंस का भी ऐसा ही है। जब मैं नहीं करता था तो मैंने सबसे पहले मुलायम सिंह जी की मिमिक्री शुरू की थी। बहुत सालों तक मैंने की। मैंने कई नेताओं को बिल्कुल लोटम पोट होते हुए लेटते हुए देखा उसपे, लोग कहते थे ये तेरा बेस्ट है। फिर मैंने राजनाथ सिंह जी की करनी शुरू की। राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री का आज भी ऐसा असर है, भारत माता की जय होती है हजारों लोगों में भी। हम जब भी और दोनों कठिन नेता हैं दोनों, हाँ। पकड़ने में। लोग बोले यार इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने राकेश टिकैत की मिमिक्री की। लोग बोले भाई इसके बाद खत्म है तेरा, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने अमित शाह जी की मिमिक्री करनी शुरू की। लोगों ने कहा यार ये तेरा बेस्ट है। फिर राहुल गांधी आ गए तो बोले यार ये बेस्ट है। तो ईश्वर की कृपा है, जब तक वो कराएगा मैं करता। लेकिन फिर भी सच बताऊं तो केजरीवाल जो कैरेक्टर मैंने बनाया, मुझे उसको करने में सबसे ज्यादा आनंद आया, क्योंकि उसमें मैंने कंटेंट बहुत बनाया। लगभग 4 साल में मैंने लगभग 150 वीडियोस बनाए और विदाउट एनी स्क्रिप्ट बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो फिर भी जैसे आप आए हैं, मेरा जो आपसे पहला परिचय है ना, मैं आपके से मैंने कहा कि मैंने कोविड के बाद आपसे मेरा सोशल मीडिया के जरिए परिचय, वो पहली बार हम आमना आपसे रूबरू हुआ। पहला बार जो वीडियो मैंने आपको देखा था, जो मुझे याद है, वो टिकैत जी के साथ देखा था, और जिसमें आप टिकैत जी से बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको लाइव थोड़ा जीऊं। मैं सुनाता हूँ आपको। असल में कोविड में क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे सारी दुनिया आ गई, सिनेमा बंद, सब कुछ बंद। तो मैं भी सोशल मीडिया पे आया, और मैं जब आया तो फिर उससे कमाई भी होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है। तो फिर हमने धीरे धीरे करना उसको शुरू किया। तो उसके बाद तो कोविड के बाद चला वो। तो टिकैत जी वाला वीडियो तो क्या था कि 2021 में हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। हम पहले पाकिस्तान से हारे, फिर हम न्यूजीलैंड से हारे, वर्ल्ड कप से बाहर। अब मैं देखता था हर मुद्दे पे टिकैत जी से बात होती थी। उस समय किसान आंदोलन चल रहा था। भाई चाइना पे भी टिकैत जी बोलेंगे, सोने का दाम बढ़ गया तो टिकैत जी बोलेंगे, खेती पे भी टिकैत जी बोलेंगे, बॉर्डर पे भी टिकैत जी बोलेंगे, पाकिस्तान में हर मुद्दे पे राकेश टिकैत बोलेंगे। तो हमारी टीम क्रिकेट से बाहर होगी तो इस पे भी टिकैत जी बोलेंगे। तो मैंने सपने में उनसे पूछा, मैंने भाई साहब हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी क्या करेंगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन। कहाँ होगा? ये होगा आईसीसी के गेट पे होगा आंदोलन, पूरा होगा। आईसीसी, हाँ, जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है वहां होगा आंदोलन। और मांग करेंगे, मांग। जी क्या मांग करोगे? मांग करेंगे कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ, ये मैच दोबारा होंगे, रन रेट का कानून बनेगा। इस टीम का रन रेट बढ़ गया, उस टीम का घट गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट? रन रेट का कानून बनेगा। एक और समस्या है क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे कर देता है, अंपायर किसी से बात करके नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में जिससे अंपायर की बात होती है? उसकी जांच करवाओ, आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे, विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे हमारे। राकेश टिकैत से मिलेगा भी? नहीं, मिलना नहीं हुआ। लेकिन मैंने जब ये मिमिक्री की थी तो गालियां बहुत खाई मैंने। एक सच्चा किस्सा बताता हूँ। एक का सोनीपत से फोन आया मेरे पास, बोला भाई तेरे घर के बाहर ट्रैक्टर खड़े करेंगे। मैंने कहा भाई फिर मैं अपना कहाँ खड़ा करूंगा? वो तो बहुत ऐसा। दीपक भाई, आपकी नायब सिंह रेखा से तो बताइए, आपने नायब सैनी से भी आपकी बहुत नजदीकी है, हमारे सीएम है हरियाणा की वो। तो नायब सैनी को लेकर आपने कभी सोचा कि नायब सिंह सैनी को भी प्रस्तुत किया जाए? हाँ, मैंने उनकी मिमिक्री की है। नायब जी मेरे भाई हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मेरे घर आए। जन्मदिन पे पहुंच जाते हैं तो आपके? मेरे जन्मदिन पे आते थे। एक बार तो उन्होंने मेरा जन्मदिन अपने एमपी हाउस में मनाया फोन करके। और ये उनका बड़प्पन कह लो कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली हमारे घर आए, वरना दो लोग विधायक बनने के बाद किसी को नहीं पूछते। पर ये नायब सैनी जी का बड़प्पन है। तो नायब जी की मिमिक्री भी मैंने करने की कोशिश की है। देखना, हमारे हरियाणा के अंदर उड्डा बटन खोल के घूम रहा था। ये तो राजी हो रहे थे, घोड़े आगे थे। और आज मैं हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूँ, खूब चुटकुले सुनाओ, खूब ताली बजवाओ। कोई ताली नहीं बजावा, मार को आके बता दे, घर तक ठा लेंगे उसने। तो नायब जी को सुनाई आपने? हाँ, नायब जी को सुनाई। नायब जी सुनते हैं, वो बड़े हंसमुख जिंदा दिल इंसान है। नहीं, ये एक अच्छी बात आपने बताई, सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ये देख रहे हैं कि जब मैंने शुरुआत में इंटॉलरेंस की बात कही, पहले जैसे आप बता रहे थे हमारे देश के एक हरियाणा का कहना तो उनके साथ गुनाह होगा, अरुण जेमिनी जी आपने बताया, ऑफ रिकॉर्ड बता रहे थे कि आपको पहली बार मंच पे वही लेके आए। तो जैसे वो उनका एक किस्सा में या उनसे जुड़े जो लोग हैं, उनके जोनर के जो लोग हैं, जो लोग बताते थे कि पहले बड़े लोग आपके सामने बैठते थे और आप उनके सामने उनकी मिमिक्री करो और लोटपोट हो जाते थे। आज वो चीज खत्म हो रहा है भाई। तो ये जो कर रहे हो, ये दुधारी तलवार जैसा ना, गालियां बहुत पड़ती है। तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं से कुछ आ गया हो धमकी, या फिर किसी के सामने करने में थोड़ा असहज हुए हो? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से मंच पे हूँ, आज भी ऐसा ही है। जो बड़े लोग किसी भी पार्टी के वो सुनते हैं। बड़े से बड़े लालू जी भी सुनते हैं अपनी मिमिक्री, मुलायम सिंह जी भी सुनते थे,
अमित शाह जी के सामने करूंगा वो भी सुनेंगे, राजनाथ जी के सामने मैंने किया और राजनाथ जी ने सुना है, नायब जी के सामने किया वो सुनते हैं, सब सुनते हैं। अच्छा, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है ना किसी पार्टी का, वो टेंशन देता है, गालियां भी वही देता है, रुकावट भी वही पैदा करता है। और कोई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हरियाणा में सरकार बनी तो मैं पहली बार हरियाणा सरकार का प्रोग्राम कर रहे, जब मैं मंच पर चढ़ रहा था तो वो कल्चर डिपार्टमेंट के कोई भाई साहब थे पीछे, तो मैंने किसी को बताया कि मैं अमित शाह जी की मिमिक्री से शुरू करूंगा, उसको तो पैर कांप गया, अरे भाई साहब अमित शाह जी का नाम मत लेना। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सीएम साहब बैठे, तो मैंने कहा मेरे भाई हैं, उनको पता है मैं क्या करता हूँ, तो क्यों टेंशन ले रहा है भाई? नहीं आपने नहीं करनी। मैंने जाती की और सीएम साहब ने और तमाम मंत्री वहां बैठे थे, सबने तालियां बजाई। तो लोग सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। नहीं, तो आपने जैसे बताया ना कि किन के सामने आपने, जो बड़े टेक्सचर के नेता जिनके सामने आपने किया हुआ, बड़े नेताओं के सामने, जैसे राजनाथ जी का आपने जिक्र किया, राजनाथ जी का किया है और कई मुख्यमंत्रियों के सामने किया है, कई बहुत सारे केंद्रीय मंत्री मेरे भाई दो डेमो तो दो डेमो दे। लेकिन आपने कहा धमकी, तो क्योंकि केजरीवाल जी की मैंने की थी तो वहां से मुझे सबसे ज्यादा टेंशन दी गई। मेरा फेसबुक भी उन्होंने रिपोर्ट कराया, यूट्यूब भी रिपोर्ट कराया, मतलब उन्होंने जितना दुखी कर दिया, लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया पे आके चिल्लाया नहीं इस बात के लिए कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। हो सकता है केजरीवाल जी के सामने करूंगा तो वो भी सुनेंगे अच्छे से, लेकिन जो पार्टी के जो कार्यकर्ता, हाँ हरियाणा के हैं, हरियाणा के तो यार ऐसे नहीं होते हरियाणा के लोग तो अपनी जुबान पे रहते हैं। तो राजनाथ सिंह, हाँ राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री मैंने की, मेरे को आज भी बहुत पसंद है। मैंने ओमान में की थी, मस्कट में, तो आप यकीन मानिएगा हजारों लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो राजनाथ जी यहाँ पर आते तो अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष है डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी। नहीं तो फिर इस पर तो ये आरोप भी लगेंगे आप पे, आप सारे बीजेपी वाले करो, हम कांग्रेस का तो भाई साहब 56 इंच का सीना चाहिए इसके लिए। नहीं तो आरोप यही तो है कि बीजेपी वालों भी नहीं कर सकता कोई, तो मैं कर रहा हूँ ना। नहीं तो फिर एक राहुल गांधी जी को कैसे बोल सकता? राहुल गांधी जी की भी करूंगा, अमित शाह जी की भी करूंगा। अमित शाह जी की तो लोग सोच भी नहीं सकते मिमिक्री करने के लिए, बिल्कुल बहुत पसंद करते हैं, बीजेपी वाले ही बहुत पसंद करते हैं। राहुल गांधी जी आते तो देखिए भैया, ये जो कॉमेडी है, ये जो मिमिक्री है, ये क्या है? मैं आज जी पर इसके मायनों समझाता हूं। आप इसके मायनों नहीं समझ रहे हैं और ये देखकर मैं बहुत हैरान हूं। नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया। मुझसे कहता है, इज्जत से कहता है भाई साहब आप जाइए, ये है मिमिक्री, खत्म, टाटा बाय बाय, अब आएगा मजा। ये मजा सबको दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। बिल्कुल, ये तो ठीक है जैसे आपने बताया कहीं, लेकिन मैं ये देखता हूँ जैसे मोदी जी की करते हैं, राहुल जी करते हैं, वो नहीं होते। लेकिन एक आध बार ऐसा केस आया, जैसे बंगाल से कई बार बहुत केस आता है, कोई उनकी ममता जी की वो करे, तो उस पे आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बंगाल मैं करूंगा भी ममता बनर्जी की, फिर मैं देखूंगा ममता बनर्जी की पुलिस को भी देखूंगा और ममता बनर्जी को भी देखूंगा। नहीं, मैंने वही कहा ना कि ये दोधारी तलवार है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के आप नजर में जब चढ़, जैसे आपने कहा कि वो तो चले मीडिया, उन्होंने आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट से उनको रिपोर्ट करवाया, लेकिन कई जगहों पर क्या होता है कि जो अपोजिशन रूलिंग स्टेट है वहां पर किसी अपने कार्यकर्ता से एफआईआर करवा दिए, फिर वहां से पुलिस भी पहुंच जाती है। हाँ, तो डर होता है, कभी हुआ है क्या ऐसा? नहीं, डर तो नहीं हुआ, काश वो करते तो मेरी पॉपुलैरिटी और ज्यादा होती है। तो केजरीवाल जी को इतनी हिम्मत मेरे खिलाफ तो नहीं करा, क्योंकि मैं सामाजिक रूप से, सोशली रूप से मैं बहुत एक्टिव हूँ, सामाजिक रूप से मैं समाज में बैठता हूं। आप ये बताइए, जैसे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ाव होना या किसी विचारधारा का समर्थन करना बुरा नहीं है। हाँ। इसको मैं कतई बुरा नहीं मानता। क्या आपको ये लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से ज्यादा करीब हैं? मैं तो खुल के हूँ, मैंने कभी छिपाया ही नहीं। बाकी कलाकार छिपाते हैं, वो उनके स्टेज पे जाते हैं, गाने भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, फिर भी बोलते हैं हमारा किसी पार्टी से लेना, मेरा लेना देना है भाई, मेरी विचारधारा है, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। रेखा जी के साथ 2007 से जब वो पहली बार निगम पार्टी, तब से लेके उन तक रेखा जी ने हर बार मुझे माइक दिया है। कितने बड़े नेताओं की रैली और रेखा जी मुझे माइक देती है, तो मैं तो खुल के हूं सर। चुनाव लड़ने का भी नहीं आया सैनी साहब, तो 14 से ही पावर में है, पहले विधायक, फिर मंत्री, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर सांसद, फिर मुख्यमंत्री। रेखा जी सरकार तो कभी किसी दीदी ने या भाई साहब ने नहीं कहा कि भाई चुनाव लड़ो? दो जगह सरकार है तो थोड़ा
आनंद लेंगे ना। अभी तक तो हमारी सरकार थी नहीं, तो हमें खूब दबाया गया, कुचला गया। अपेक्षा है ऐसा कुछ आप भविष्य में? नहीं, मेरे कोई अपेक्षा नहीं, मेरे को काम करना है, खूब काम करना है। कॉमेडी में जो गंदगी चल रही है, जो गाली गलौज चल रहा है, उसको खत्म करना है और कॉमेडी में अच्छा एक वो स्थापित करना है। तो दीपक भाई आपने ये तो बताया, तो आप कॉमेडियन करते, स्टेज पे करते हो, कोई फिल्म कभी कोई किसी शो में? एक फिल्म की है मैंने, जन्नते इश्क, उसमें सेकंड लीड रोल है, देखो कब आती है। अच्छा, शो में वाई मैं लाफ्टर चैलेंज में था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर, लेकिन उस समय छोटा था बहुत, सबसे यंग पार्टिसिपेंट था दिल्ली से। अच्छा, ओके। आज होता, खैर आज तो प्रोग्राम होता तो चलता ही नहीं। ये क्योंकि बिग बॉस वगैरह चलता है भाई, और क्या ओटीटी में जो इस तरीके से चलता है, कभी ऑफर ऊपर आया क्या, बुलावा है? एक बार आया था जब ये कपल का बना रहे थे, तो उस समय किसी लड़की को ले आए थे, बोले इसके साथ आपकी शादी करा देंगे, ये कर देंगे, आपको पता है ड्रामा इनका। मैंने कहा भाई रहने दे, मेरी असली में नहीं होगी फिर उसके बाद। आजकल एक बाबा भी चर्चाओं में रहते हैं, बाबा बागेश्वर। हाँ, हमने देखा आप उनकी भी कर लेते हो। हाँ, मैं उनकी करता हूँ, जो भी पॉपुलर होता है मैं उनकी करने की कोशिश करता हूँ। मेरे बहुत फेवरेट नेता है, बाबा है वो। भाई हम सनातनी है तो हमारा सपोर्ट तो बाबा को है ही। तो जब दिल्ली में सरकार गई केजरीवाल की, तो मैंने सोचा भाई नेता हारने के बाद क्या करेगा, बाबाओं के पास जाएगा। तो बाबा बागेश्वर इस समय पूरे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरे वायरल हैं। तो मैंने देखा कि बाबा के दरबार में पहुंच गए केजरीवाल जी, बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आगे, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता था। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखो, बताओ कौन सा पर्चा खोले नक्कटा। अब बाबा ने पर्चा खोला, देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के सीएम बनेंगे नंबर 1, एक बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए के पर्दे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो पंजाब के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो, शायद कृपा हो जाए। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो अशोक गहलोत का भी आप कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस का मतलब बराबर सम्मान दे रहे हो अशोक गहलोत। नहीं, मैं सबको देखो, जो डिजर्व करता है उस पर मैं वो बोलता हूँ। तो अशोक गहलोत जी का तो कई बार समझ में नहीं आता उन्होंने बोल क्या दिया। अभी आपके जी वालों ने पूछा उनसे, जी राजस्थान में क्या हुआ? हमें राजस्थान के अंदर हमारी दिल्ली जो जयपुर से आगे राजस्थान की जो बात करते सुने से राहुल जी से, उनकी जो चाहे वापिस जयपुर जो बताते आप तो हारोगे। कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा टीवी की आवाज तेजी। जो हमारे जयपुर से चलने के बाद जो आदमी के बाद उनको बजाते कि जी आप तो इसकी तो हारोगे आप तो ये उनकी मिमिक्री है। नहीं भाई, अब क्योंकि हम ना अपने फाइनल में हम रैप अप करने जा रहे हैं, तो आगे आपकी प्लानिंग क्या है, एक वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि आप बीजेपी के विचारधारा से पूरी तरीके से आप जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है। तो इसमें दो छोटे छोटे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश में 2-3 बड़े चैलेंज अब बचे हैं, और बीजेपी को एक 45 साल का युवा राष्ट्र 45 साल की पार्टी को 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। बंगाल में इसी साल चुनाव है, वहां आप क्या संभावना देखते हैं? क्योंकि पिछले बार जोर बहुत लगाया, आधी दूरी तक गाड़ी गई, 2 से 72 पर जाके रुक गई। इस बार फिर जोर लगाया जा रहा है, तो वहां पर आप क्या संभावना देखते हैं? दूसरा, आपका व्यक्तिगत तौर पर आगे क्या है, मतलब इस शोज से इतर, शोज तो आप करते ही रहते हो, उससे हटकर? देखिए, मैं अभी जल्दी सोशल मीडिया पर कुछ बड़ा शुरू करूंगा कॉमेडी के नाम पे, बहुत जो शुचिता लिए हुए विद फैमिली लोग देख सके। मैं अपनी सबसे बड़ी सफलता ये मानता हूँ, चाहे हो सकता है मेरे बाकी इन्फ्लुएंसर से मेरे फॉलोवर थोड़े कम हो, लेकिन मेरे जितने फॉलोवर है वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के मेरा वीडियो देखते हैं, मेरी सफलता ही है। तो रही बात, जैसे कि आपने बीजेपी की बताया, तो मैं अमित शाह जी के आवाज में बताऊंगा फिर। देखिए जी, मीडिया को देखने वाले तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, आपने सवाल पूछा है बंगाल का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी तो हमने टीएमसी बीएमसी में जीत हासिल की है, कल हम टीएमसी को भी हरा करके दिखाएंगे। और दीदी आप चिंता मत करो, बंगाल को कंगाल बनाने का जो पाप आपने किया है उसको जल्दी ही भरेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की। और दीदी पलटवार करे तो फिर इस पे देखिए, दीदी की बनाऊंगा मैं, पूरी फिल्म बनाऊंगा दीदी की, क्योंकि मैंने मन, वचन और प्राण से जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ बनाया तो वो फिर रहा नहीं। ले अब मेरे पास 2 मिनट है भाई, ठीक है? तो 2 मिनट में मैं 27 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है,
और वहाँ तो एक और हैं बाबा बुलडोजर, उन पर भी कुछ मैं चाहूंगा, कुछ बनाया उनके बारे में? देखिए बाबा जी की मत कराओ, हमने नया घर बनवाया है अभी। लालू जी तो रहेंगे, लालू जी का तो लालू जी की जरूरी है, लालू जी के बिना पिंडदान होगा नहीं, क्योंकि भारत में जिसने भी हंसाया लालू जी पर जरूर हंसाया है ना। और लालू जी ने सारे कलाकारों को सुना भी है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो मेरा ये मानना है कि जब हम बचपन से संसद देखते तो संसद के अंदर ह्यूमर भरने का काम सबसे ज्यादा लालू जी ने किया है। मेरे बहुत फेवरेट हैं वैसे वो, राजनीतिक तौर पे नहीं लेकिन भाषण के तौर लालू जी। नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों, हम इनको बता देता हूँ, पूरा देश का हम पार्टी सबको इकट्ठा करेगा भाजपा के खिलाफ। किसी ने कहा भाई से पहले अपना परिवार तो इकट्ठा कर लो। नहीं, आपने सबका किया, तो जो इस वक्त सबसे बड़े चेहरे हैं, हम उनको तो नहीं छोड़ सकते हैं, मोदी साहब। मोदी जी की मैं कोशिश करता हूँ। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क में, जी नेटवर्क में, और मैं आज बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका चैनल है ना, इससे इज्जतदार, इससे ईमानदार चैनल नहीं है। पूछिए क्यों? नाम में ही जी है जी। अब मेरे भाइयों बहनों, जी मीडिया को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लगातार आगे बढ़ाते रहिए, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय जय। चलिए इसी नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका, आपने वक्त निकाला और हमें आपकी ममता जी वाला एक फैन के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर उसका इंतजार जरूर पूरी सीरीज बनाऊंगा सर। हाँ, तो ऐसे नहीं हारेंगी वो। उसका हमें इंतजार रहेगा। ह्यूमर बनाए रखिए, और सबसे बड़ी बात जो आपका मोटो है कि परिवार के साथ बैठकर देखने, वो गंदगी ना, द्व्यर्थी चीजें ना हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। आपका मूल है हरियाणा, वहाँ का जो रस है वो भी आप अगर मेंटेन रख पाते हैं भविष्य में, तो ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी। सर मैं आपको बताऊं, ये जाता नहीं है। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली आए थे, क्योंकि आप इसको एंड कर रहे हो तो मैं बताता हूँ। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली आए थे, आज तक उनके अंदर का हरियाणवी निकला नहीं है। अब एक दिन रात को 2:30 बजे भूकंप आया दिल्ली में, तो उठाया सबने, पापा जी उठो भूकंप आ गया। हमने टीवी चलाया कि न्यूज में देखते हैं क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। उसमें हम न्यूज चलाई तो उसमें समाचार आया। आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालत क्या है। पिताजी नींद में कह रहे हैं, सुनीता अब तक जाग रही है। तो ये जाता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश कलाकार हाजिर में आपको जरूर दीपक भाई ने गुदगुदाया होगा, हंसाया होगा, और लगातार इसी तरीके से अलग अलग कलाकारों को और राजनेताओं को आपके बीच हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल